प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। मौसमियाती तब्दीलियां दीगर फसलों की तरह कपास की फसल को भी बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। शदीद गर्मी, बेमौसमी बारिशें और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत न सिर्फ पौधों की नशोनुमा को मुतासर करता है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस भी बनता है। किसान मौसम को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी मैनेजमेंट से अपनी फसल को मौसमी असरात से बचा सकते हैं। पौधे की अच्छी नशोनुमा के लिए कम या ज्यादा मिकदार में अज्जाए कबीरा और अज्जाए सगीरा दरकार होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं, मगर हमारे किसान माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट पे ज्यादा काम नहीं कर रहे। आज के प्रोग्राम में किसानों को बताया जाएगा कि कपास की अच्छी पैदावार के लिए माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी सगीरा और कबीरा खादों का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अलावा कपास को मौसमी असरात से कैसे बचाना है, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मुतनासिब खादों की जरूरत होती है, जिसमें अज्जाए कबीरा और अज्जाए सगीरा का शामिल होना जरूरी है। अज्जाए कबीरा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश शामिल है, जिसको किसान NP के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों अज्जा पौधे को ज्यादा मिकदार में दरकार होते हैं, जबकि अज्जाए सगीरा में बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह शामिल हैं। ये पौधों को कम मिकदार में चाहिए होते हैं, मगर इनकी कमी अज्जाए कबीरा के असरात को भी मुतासर करती है। अज्जाए सगीरा का इस्तेमाल न सिर्फ अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है, बल्कि ये पौधों के मुदाफती निजाम को भी मजबूत बनाता है और पौधे को मुख्तलिफ बीमारियों और हशरात के अटैक से महफूज रखता है। कपास की फसल को खास तौर पर इजाफी अमाइनो एसिड्स की भी जरूरत होती है, ताकि इसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और बीमारियों के खिलाफ पौधा अपना तहफ्फुज कर सके। कपास की फसल को कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस वक्त चाहिए और अगर ना अप्लाई किए जाएं तो क्या नुकसानात हो सकते हैं, कितनी पैदावार में कमी हो सकती है और बेहतरीन वक्त कौन सा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने का कपास की फसल को, ये सब जानने के लिए इस वक्त हम कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर तौसीफ साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद इस बारे में डिस्कशन करते हैं। जी बिन्यामीन शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। आपने नहायत ही अहम सवाल रखा है। देखें, होता यह है कि हम ज़्यादातर यूरिया और DAP पे बड़े अरसे से करते आ रहे हैं। ठीक है, ये वो कबीरा खुराक की अज्जा हैं जो उनको ज़रूरत होती है, लेकिन सगीरा खुराक की अज्जा करते क्या हैं? ये पौधे के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी, जिसके ऊपर बड़े अज्जा की एक्टिविटी का भी इन्हिसार होता है, तो आपका जो खुराक बनने का अमल है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के पूरे होने के बगैर रुक जाता है, जिससे ख़ास तौर पर आपके फूल, गुड्डी और टिंडों के बनने के अमल में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है और ये हिडन कमी भी हो सकती है, छुपी हुई। 6 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन उनमें से हम 6 पर नहीं जाएंगे। उनमें से 3 अहम हैं जिनकी पाकिस्तान में कमी है। उसमें एक फेरस है, एक बोरान है, एक जिंक है। डॉक्टर साहब, इन तीनों के जरा फंक्शंस बता दें क्या? जी, मैं आपको बताता चलूँ। फेरस जो है ये बहुत सारे आपके जो फोटोसिंथेसिस या खुराक के ग़िज़ाई तालीफ़ का अमल जिसे कहते हैं, उसके दौरान ये एक चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें यूज़ होता है। फेरेडोक्सिन के नाम से इसके कंपोनेंट्स चलते जाते हैं। इसी तरह जिंक आपका है, ये भी बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी में चाहिए। इसी तरह बोरान आपकी पोलिनेशन के लिए, फूलों की पोलिनेशन के लिए और इस तरह के बहुत सारे अवामल के लिए। ये असल में देखें, ये डायरेक्टली या इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये उस अमल को तेज़ करते हैं। ये जो अमल बाकी न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं, इन्होंने उसको कंट्रोल करना है। ये चाबी हैं, की एलिमेंट्स हैं। डॉक्टर साहब, कौन सा माइक्रो एलिमेंट किस वक्त डालना चाहिए ताकि अच्छे नतीजे आ सकें? देखें, माइक्रो एलिमेंट को अप्लाई करना या डालने के तरीके से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ये किस शक्ल में हमें अवेलेबल होता है। तो एक तो आप सबसे बेहतर जो है, जो आप आपकी बिजाई के वक्त आप ज़मीन की तैयारी करते हैं या शुरू के हिस्सों में पहले 30 डेज़ के अंदर इनको अप्लाई कर लें, सबसे बेटर ये है। वो तो आप जो है ना, ये वेटेबल पाउडर के फॉर्म में आपको मिल जाता है। वेटेबल का मतलब होता है कि पानी में हल पजीर, ये पानी में हल पजीर भी है, इसकी दूसरी खूबी है।
अच्छा, आप पहले तो इसको देखें जिंक और बोरान। मैं फेरस की भी आपको छूट दे देता हूँ। अभी फेरस हमारे ज़मीनों में कम तो है, लेकिन अभी आप फेरस इस्तेमाल ना करें, लेकिन जिंक और बोरान को हरगिज़ आप नहीं छोड़ेंगे। ये आपके खुदारा आपसे बार बार ये मैं जो है ये गुजारिश कर रहा हूँ, वरना ये जो बारिशों का अब मौसम आ रहा है जुलाई और अगस्त में, तो आपके पौधों के ऊपर बहुत सारा जो उसका फिजियोलॉजिकल अवामिल हैं वो उसके टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, जिससे इसको सोका भी लग सकता है। बोरान और जिंक को आपने कैसे अप्लाई करना है? बोरान आपने सर जब आप दूसरी खादें दे रहे हैं उसी वक्त शुरू में 5 किलो जो है आपने जिंक पर एकड़ के हिसाब से अपने छट्टा दे देना है। पाउडर है उसको आपने तकरीबन ज़मीन में फैला डीएपी खाद के साथ अगर खाद दे दें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो आपकी बोरान है वो 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपनी दे देनी है, क्योंकि इस वक्त नहीं है कि आपकी ज़मीन की तैयारी हो रही है। इस वक्त जिन्होंने जो कुछ करना था कर लिया। जो सीजनल क्रॉप हमारे पाकिस्तान में 80% लगती है वो 1 मई से 20 मई तक लगती है, और 10% जो उससे पहले लगती है और 10% बाद में लगती है। अब जो 80% लोगों का मसला है वो ये है कि इस वक्त 90 दिन से ज़्यादा की क्रॉप फसल हो चुकी है। इस वक्त उस पर फूल टिंडे गुड्डी भी बन जाती है और इस वक्त उस पर टिंडे भी बनने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, ऊपर से बारिशों का प्रेशर शुरू हो जाता है, ऊपर से हवा रुक जाती है जुलाई अगस्त में। तो जो भी जंग आपने कपास की जीतनी है जुलाई अगस्त में जीतनी है। अब 15 अगस्त के बाद पिंक भी आएगा, वाइट फ्लाई भी आएगी, तो अब आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट का इफेक्ट ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। अब आप भूल गए, अब क्या करेंगे? मैंने वेटेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था क्योंकि ये सॉल्यूबल है पानी में। आप पहले नहीं अप्लाई कर सके तो आप 200 से 300 ग्राम जो है आप बोरान को पानी में मिक्स करके स्प्रे करें। इसी तरह जिंक जो है वो 500 ग्राम के हिसाब से आप पानी में 100 लीटर पानी में यूज़ करेंगे 1 एकड़ के लिए। अच्छा, अब ये आप स्प्रे करते जाएंगे। ये आप 45 दिन की फसल पर जिन्होंने बाद में लगाई है, 90 दिन की फसल पर जिन्होंने सीजनल क्रॉप लगाई है, और इसके अलावा आप 110 या 112, 45, 60, 90 3 बना लें कैटेगरी। उसके बाद भी एक स्प्रे किया जा सकता है 110 वाला, लेकिन 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर तौसीफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने इंतहाई अहम मालूमात किसानों से शेयर की। किसान भाइयों, जब तक आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करेंगे, आप कपास की अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक पाकिस्तान भर में 60 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास काश्त की जा चुकी है। हुकूमत ने 8,500 फी मन कपास का रेट भी मुकर्रर कर दिया है। इस वक्त किसानों को फोकस करना चाहिए कि पैदावार कैसे बढ़ानी है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट से किसान किस तरह 20 से 30% कपास की पैदावार बढ़ा सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पौधा खुद तो नहीं बोल सकता, मगर इसके पत्ते बता रहे होते हैं कि इस वक्त किस चीज की कमी है, कौन सी खाद डालने से उसके पत्ते ठीक हो सकते हैं। ये पत्तों की जुबान है, मगर ये वही किसान जानता है जिसका अपनी फसल के साथ लगाव हो। आइए आपको पत्तों की जुबान पढ़ना सिखाते हैं। अज्जाए कबीरा की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते पीले हो जाते हैं और ज्यादा कमी की सूरत में जल भी जाते हैं। फास्फोरस की कमी से पौधा छोटा और गहरा सब्ज हो जाता है और इंतहाई कमी की वजह से भूरा या काला हो जाता है और पत्ते के नीचे कांसी जैसा रंग आ जाता है। पौधे की जड़ें मजबूत नहीं हो पाती, इसलिए पूरे पौधे में खुराक का तरसीली निजाम मुतासर होता है। तीसरे और इंतहाई अहम अज्जाए कबीरा पोटाशियम की कमी से पत्तों की नोक पर छोटे धब्बे बन जाते हैं और उनका रंग जंग आलूद हो जाता है। अज्जाए सगीरा की बात करें तो बोरान की कमी से पत्तों के बड्स की रंगत उड़ जाती है। सल्फर की कमी से पत्ते हल्के सब्ज रंग के हो जाते हैं और रगों का रंग भी हल्का सब्ज हो जाता है। जिंक की कमी से पत्ते हल्के सब्ज और रगें गहरी सब्ज हो जाती हैं। पत्तों और किनारों पर सियाह धब्बे बन जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी से पत्तों के किनारे हल्के पीले और मुरझा जाते हैं और इंतहाई कमी की सूरत में गिर भी जाते हैं। कैल्शियम की कमी से पौधा गहरा सब्ज हो जाता है, पत्ते नोक से हल्के खुश्क हो जाते हैं। आयरन की कमी से पत्ते पीले हो जाते हैं, बड़ी रगें सब्ज हो जाती हैं और कॉपर की कमी से पत्ता हल्का गुलाबी हो जाता है और मुरझा जाता है।
कपास की फसल में अज्जाए सगीरा कितने ज़रूरी हैं और अगर इनकी मैनेजमेंट ठीक से ना हो तो कितना पैदावारी नुकसान हो सकता है, ये जानने के लिए हमारे साथ माहिर ज़राअत मोहम्मद वसीम साहब मौजूद हैं। उनसे कपास की फसल के ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एप्लीकेशन के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइएगा। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और अज्जाए सगीरा के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि कपास की और ख़ास तौर पर दूसरी फसलों की जितनी भी निगहदाश्त है उसकी बेहतर पैदावार के लिए अज्जाए सगीरा बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और अच्छी पैदावार लेना हर फार्मर का ख्वाब है और वो ख्वाब इसी सूरत मुकम्मल होता है कि हम अज्जाए सगीरा जो हैं उसकी मिकदार जो है पौधे के अंदर पूरी हो और कम अज़ कम हमारी पैदावार का जो नुकसान है या कम होती है वो तकरीबन 15% अज्जाए सगीरा की कमी की वजह से पैदावार हमारी कम हो जाती है। जैसे अब मैं आपको मिसाल दूं कि इंसान है, अगर इंसान के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसको हड्डियों के मसाइल आ जाते हैं। इसी तरह पौधे और पौधे की जितने भी पत्ते हैं उसमें अगर कोई भी अज्जाए सगीरा कम रह जाए तो वो पौधा ना सिर्फ छोटा रह जाता है, इसके अलावा पौधे में जो शेडिंग जिसको हम फुल कुड्डी का केरा कहते हैं वो भी हो जाती है। तीसरे नंबर पे फल का केरा जिसमें टिंडे का साइज़ भी कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अज्जाए सगीरा की कमी की वजह से होती हैं। अच्छा, वैसे जो अज्जाए सगीरा हैं ये तो दर्जनों के हिसाब से हैं, लेकिन अगर कपास की बात की जाए तो कोई 4-5 जो बड़े अहम हैं जिनका किसानों को ख्याल रखना चाहिए, वो कौन कौन से? अज्जाए सगीरा तो बहुत सारे हैं लेकिन 3 से 4 ऐसे हैं जो अगर जिसमें जिंक है, मैंगनीज़ है और इसके साथ साथ बोरान है और सल्फ़र है। ये अज्जाए सगीरा 4 ऐसे हैं जो कि बहुत ही बुनियादी अहमियत रखते हैं। इसलिए ज़मींदार हमारे भाई किसान ये नहीं समझते कि ये हमें अक्सर शिकायत करते हैं कि फुलगुड्डी का केरा क्यों हो रहा है, हालांकि वो अज्जाए सगीरा कम हो जाते हैं, उसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पौधे ने अगली नस्ल चलानी होती है, फल लेना होता है तो वो फिर ज़्यादा अज्जा लेता है। वो अगर वो ना ले तो वो फल का केरा, यानी हम जो फर्टिलाइज़र है उसका डेफस से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से फल ज़्यादा लग जाता है और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाए तो वो गिर जाता है। अच्छा वसीम साहब, ये फरमाएं कि किसान जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कपास की वो किस तरह पूरी कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं किसान के पास? किसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सेल कर रही हैं और जिसमें ख़ास तौर पे बायर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड एम्बिशन के नाम से जो है वो मार्केट में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है कि जो कि पौधे की ना सिर्फ अमाइनो एसिड की ज़रूरत पूरी करता है बल्कि अज्जाए सगीरा जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो भी उसकी पूरी कर देता है ताकि पौधा जो है वो नशो नमा उसकी बेहतर है और फुलगुड्डी का केरा कम आए और टिंडे का साइज़ जो है वो बेहतर आए। अच्छा सर, कितने % ज़्यादा पैदावार ले सकता है किसान माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करके? ख़ास तौर पर एम्बिशन के हवाले से अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा काश्तकार हमारे तजर्बे के मुताबिक या हमारी रिसर्च के हिसाब से 2 टाइम एम्बिशन का स्प्रे अगर कर लेता है अपनी फसल पे तो उसकी पैदावार 3 से 5 मन बेहतर आती है जहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं किया हुआ। जी वसीम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, अगर आप भी कपास की 3 से 5 मन इजाफी पैदावार लेना चाहते हैं तो कपास के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख़ास ख्याल रखें और एम्बिशन जो है ये कपास के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बेहतरीन तरीके से पूरी कर सकती है। कपास की बेहतरीन पैदावार और इसे मौसमी दबाव से बचाने के लिए मार्केट में बायर कंपनी की एम्बिशन प्रोडक्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर ज़राअत और कपास की न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट मोहम्मद मतीन साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये फसल कपास को क्या क्या फ़ायदे देती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसे है जी कि कपास की फसल के अंदर ज़मींदार को बिजाई से लेके एंड तक मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है और हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो मौसमी दबाव, जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर का उतार चढ़ाव, उसके अलावा फूलगुड्डी का गिरना, पैदावार का कम आना, ये तमाम मसाइल जो हैं ये फसल के अंदर आते हैं। एम्बिशन जो है वो ज़मींदारों को इन तमाम मसाइल का हल एक देती है जिससे वो अपनी पैदावार को सिक्योर कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो मसाइल हैं जिनमें मौसमी दबाव, फूलगुड्डी का गिरना और पैदावार का कम होना, ये तमाम मसाइल जो हैं ये एम्बिशन के इस्तेमाल से वो हल कर सकते हैं। तीन साहब, ये बताइए कि एम्बिशन दीगर प्रोडक्ट से किस तरह मुनफरिद है? देखिए, बाहर पाकिस्तान पूरी दुनिया में तकरीबन 150 साल से रिसर्च और इनोवेशन पे काम कर रही है और पाकिस्तान में तकरीबन 60 साल से ये कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स और ज़मींदारों को मसलों का हल देने में कोशिश है। एम्बिशन जो है जी ये बुनियादी तौर पे 19 किस्म के अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल है और इसके साथ साथ इसमें जिंक, बोरान जैसे बेहतरीन माइक्रो न्यूट्रिएंट भी शामिल हैं जो कि पौधे को इब्तदाई मरहले में आने वाले मुख्तलिफ स्ट्रेस
मौसमियाती दबाव, फल गुड्डी का गिरना और उसके साथ साथ पौधे की ग्रोथ का रुकना, इन तमाम ऐसे मसाइल से छुटकारा देती है, जिससे ज़मींदार का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि उसको इजाफी पैदावार मिलती है, जिससे उसका फ़ी एकड़ शरह मुनाफा भी बेहतर होता है। साहब ये फरमाइए कि इसको किस किस स्टेज पे अप्लाई करना चाहिए? बाहर पाकिस्तान का एम्बिशन जो है, कपास के ऊपर हम स्प्रे उस वक्त करेंगे जैसे ही फूल गुड्डी का आना शुरू हो। आप जैसे देख सकते हैं कि इस पौधे के ऊपर फूल गुड्डी साथ साथ चलना शुरू हो गई है और पहला स्प्रे जो है हम वो 400 से 500 ml के हिसाब से फ़ी एकड़ करेंगे और 10 से 15 दिन के वक्फे से ये स्प्रे दोहराएंगे और इससे ये जो फूल गुड्डी है ये ना सिर्फ कामयाब होगी बल्कि हमारे जो इब्तदाई फल जो कि लग चुका है इसके वज़न में भी इजाफा होगा और फ़ी एकड़ पैदावार बेहतर होगी। कपास की पहली चुनाई में कहा जाता है कि 50% तक पैदावार आ जाती है और पहली पैदावार अगर अच्छी आ जाए तो इसका मतलब आपकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, एम्बिशन का जो पहला स्प्रे का टाइम ही हम इस हवाले से दे रहे हैं ज़मींदार भाइयों को कि जो शुरू वाला फल है उसका हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमेशा जो शुरू वाला फल है वही पैदावार का बुनियादी इकाई होती है। अगर हम इसको ज़ाया कर बैठते हैं तो हमारी फ़ी एकड़ जो पैदावार ज़मींदार ने अपने दिमाग में सोची होती है कि मैं इतनी लूँगा, वो टारगेट मीट नहीं हो पाता। मतीन साहब, कुछ किसानों का कहना है कि इस तरह की चीज़ों से अखराजात में मज़ीद इजाफा हो जाता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बायर के एम्बिशन का फ़ी एकड़ जो ख़र्चा जी वो 1500 रुपये है एक स्प्रे का। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एम्बिशन के 2 स्प्रे के साथ जिसका जो टोटल ख़र्चा है वो 3000 रुपये पर एकड़ हो रहा है, उससे हम तकरीबन 5 मन फ़ी एकड़ की इजाफी पैदावार ले रहे हैं। रवा साल जो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से रेट तय किया गया है वो 8500 रुपये फ़ी मन है, तो आप इसे हिसाब लगा सकते हैं कि एक ज़मींदार भाई को फ़ी एकड़ तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये इजाफी जो मुनाफा है वो हासिल हो रहा है रवायती ज़ारों के मुकाबले में। तो मेरे ख्याल में ये ज़मींदार के लिए एक बहुत ही अच्छा बोनस समझ लें इसको कि हम एम्बिशन के 2 स्प्रे के साथ अपनी फ़ी एकड़ जो शरह मुनाफा है, खालिस शरह मुनाफा है, उसमें तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ इजाफा कर सकते हैं, जिससे ज़मींदार के लिए खुशहाली भी आएगी और कपास की मुल्की ज़रूरत में जो है वो बेहतरीन किरदार अदा कर सकेंगे। जी मतीन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाई, आप भी अगर इब्तदाई फल को बचाकर इजाफी पैदावार लेकर अच्छी इनकम चाहते हैं, एम्बिशन आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकता है। कपास की बेहतर नशोनुमा और अच्छी पैदावार के लिए एम्बिशन कपास के लिए इंतहाई ज़रूरी है, मगर किसान भाइयों, इससे मुस्तफ़ीद आप उसी वक्त ही हो सकते हैं जब ये सही तरीके से सही वक्त पर फसल पर अप्लाई करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि एम्बिशन के इस्तेमाल का क्या तरीका है, मगर उससे पहले चंद एहतियाती तदाबीर। किसी भी किस्म की ज़री अद्वियात या जहर या अमाइनो एसिड्स इस्तेमाल करने से पहले अपने जिस्म को अच्छी तरह से ढांपें, ओवरकोट पहने ताकि आपका जिस्म इस दवाई से महफूज रह सके। उसके बाद लॉन्ग शूज पहने ताकि आपके पाँव भी महफूज रह सकें। नाक और मुंह को मास्क से अच्छी तरह कवर करें ताकि सांस के जरिए ये दवा आपके अंदर ना जा सके। अपनी आंखों को कवर करने के लिए ऐनक लगाइए। प्लास्टिक के दस्ताने पहने ताकि आपके हाथ भी महफूज रहें। किसान भाइयों, ये है महफूज तरीन तरीका जिससे आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, फसल भी महफूज और आप भी महफूज। आइए अब आपको बताते हैं कि एम्बिशन को इस्तेमाल कैसे करना है। फी एकड़ 400 ता 500 मिलीलीटर एम्बिशन रिकमेंड की जाती है। फी एकड़ 20 लीटर वाली 5 टैंकियां इस्तेमाल करें और फी टैंकी 100 मिलीलीटर एम्बिशन इस्तेमाल किया जाएगा। ढक्कन को खोलें और इसकी ऊपर वाली सतह पर दिया गया लॉक बोतल पर उल्टा रख के घुमाएं, इस तरह बोतल खुल जाएगी। पैमाने की मदद से 100 मिलीलीटर एम्बिशन लिक्विड आधे लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स शुदा महलूल टैंकी में डाल दें और टैंकी को अच्छी तरह हिला दें। एम्बिशन बायर के किसी भी दूसरे जहर के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ले जी, स्प्रे तैयार हो चुका है, अब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे अक्सर किसान जमीन की नौइयत और फसल की जरूरत को जाने बगैर खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाज औकात फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कितनी इकसाम की ज़मीनें हैं और किस ज़मीन के लिए कौन सी खाद दरकार होती है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ज़राई माहिरीन ने पाकिस्तानी ज़मीनों को साख्त के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया है: कमज़ोर ज़मीन, दरमियानी ज़मीन और ज़रख़ेज़ ज़मीन। जब तक किसान को अपनी ज़मीन की साख्त का मालूम नहीं होगा, वो अच्छी खाद इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइए आपको बताते हैं कि तीनों ज़मीनों में अज्जाए कबीरा की कितनी मिकदार मौजूद होती है। कमज़ोर ज़मीन में नामियाती मादा 0.87% से कम, फास्फोरस 7 ppm से कम, पोटाश 80 ppm से कम होती है और नाइट्रोजन 10 ppm से भी कम पाई जाती है। दरमियानी दर्जे की ज़मीन में नामियाती मादा 0.87 ता 1.29%, फास्फोरस 7 ता 14 ppm, पोटाश 180 ppm और नाइट्रोजन 10 ता 20 ppm होती है। जबकि ज़रख़ेज़ ज़मीन में नामियाती मादा 1.29% से जायद, फास्फोरस 14 ppm से जायद, जबकि पोटाश 180 ppm से भी जायद होती है और नाइट्रोजन 20 ता 30 ppm पाई जाती है। खादों का असल फ़ायदा उसी वक्त होगा जब ज़मीन की साख्त के हिसाब से खादें इस्तेमाल की जाएंगी, और ज़मीनी साख्त के हिसाब से खादें कौन कौन सी हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानने के लिए अहमद नज़दीन बुज़दार साहब के साथ हम मौजूद हैं। साइंटिफिक ऑफिसर हैं बुज़दार साहब। उनसे पूछते हैं कि हमारी जो ज़मीन की 3 किस्में हैं, उनमें खादों के इस्तेमाल के वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तानी जो ज़मीन है ना, वो कैलकेरियस है ना, यानी उसमें कुदरती तौर पे जिंक और बोरान की कमी है। 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। मैं जिस तरह बता दूँ, जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन और मैंगनीज। फिर इनके अपने फंक्शन हैं। इनमें ख़ास तौर पे 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बगैर कपास का गुजारा भी नहीं है, जिसमें एक जिंक है और दूसरा बोरान है। और मैं आपको ये बता दूं, इनका टाइम क्या है, इनकी रिकमेंडेशन कैसे, फिर अप्लाई कैसे करना है, इसका आप ये करें जो, क्योंकि ज़मीन में इनके कुदरती तौर पर कमी है, इनकी अवेलेबिलिटी का मसला बनता है। आप इसको ज़मीन थ्रू साइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, थ्रू फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। आजकल कपास के ऊपर जिंक और बोरान का बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिंक जो है वो पौधे के अंदर जितनी भी एंजाइम एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है और उसका लश ग्रीन होता है, बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, हाइट वगैरह में रोल अदा करता है। आगे जाती है बोरान। बोरान बहुत ज़रूरी है। बोरान इस वक्त मार्केट में 3 तरह के अवेलेबल हैं। पाउडर फार्म में भी है, लिक्विड फार्म में अवेलेबल है, दानेदार मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं। अगर काश्तकार उसको 150 ग्राम फी 100 लीटर पानी में, पाउडर फार्म में पानी में हल करके स्प्रे करे तो शेडिंग भी रुक जाएगी और उसकी पैदावार 4 से 6 मन पर एकड़ पैदावार उसकी पैदावार बढ़ जाएगी। बोरान का जो बहुत बड़ा रोल है वो ये है, जो पोलिनेशन का प्रोसेस है, यानी नर और मादा के मिला में एक ट्यूब्स बनती है, उसको बोलते हैं पोलिनेशन ट्यूब्स। उसके अंदर फिर जो प्रोसेस मुकम्मल होता है, पोलिनेशन ट्यूब फॉर्मेशन में सिर्फ बोरान एलिमेंट है जो उसकी रिकवरी में इन्वॉल्व करता है। अगर कमी होगी तो शेडिंग हो जाएगी, कपास की एवरेज पैदावार खातर कम आ जाएगी। जी बुज़दार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, अपनी ज़मीनी साख के लिहाज से, अपनी ज़मीनी साख को मद्देनज़र रखते हुए खादों का इस्तेमाल करेंगे तो कपास की अच्छी पैदावार आएगी। जाली और गैर म्यारी खादें भी किसानों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मुबशिर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हुकूमत जाली खादों की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रही है। सॉइल फर्टिलिटी में हमने यहाँ पर तकरीबन रैंडम सैम्पलिंग भी होती है और उसके अलावा रैंडम के अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड, कंप्लेंट बेस्ड सैम्पलिंग्स भी होती हैं, जिनको फिर रेड भी स्पेशल किए जाते हैं, जिसमें स्पेशल तौर पर पुलिस की गारद वगैरह लेकर ये एक्सटेंशन विंग जाता है। हमारा जो काम है लेबॉर्ट्री का काम सिर्फ इस हद तक है कि जो सैंपल हमारे पास आएंगे और उनको हम वेल इन टाइम, जो रेडी सैंपल हैं उनको 48 आवर्स में हम उनको रिज़ल्ट देने के बाउंड हैं और हम दे रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से सॉइल फर्टिलिटी अपना किरदार अदा कर रही है। और मुल्तान की लेबॉर्ट्री इस वक्त, मुल्तान चूँकि हब है फर्टिलाइज़र में, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू और फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, हमारे पास से तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि 48 आवर्स में रेडी सैंपल के रिजल्ट भी जा रहे हैं और रैंडम भी टाइमली जा रही है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आपके पास सैंपल्स आते हैं उसमें अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक कितने % सब स्टैंडर्ड या जाली है? इसमें सर फर्टिलाइज़र में जो अभी तक हमने जो देखा है वो ये है कि जो वेल नोन अच्छी रेप्यूट वाली कंपनीज हैं वो तो बहुत कम चांसेस हैं कि उनके कोई ऐसे कोई हों। हाँ, ये हो सकता है कि उनके ब्रांड में उनके लेबल को इस्तेमाल कर कोई लोग फेक बना ले और वो हो जाए। सर, किसान को खादें खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वो असली प्रोडक्ट खरीदे, नकली ना हो? फार्मर से यही हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आपने जब भी खाद खरीदनी हो वो बोरी उठाओ जो शोरूम में रखी हुई है,
उसमें गलती होगी नहीं, क्योंकि उसने दुकानदार यानी गलती हमेशा उस वक्त होगी जब आप किसान को कहा जाएगा जी आप पैसे दीजिए, माल पहुंच पैसे दे। जाएगा। अब नॉर्मली ये होता है कि मैंने खुद सुना है कि दुकानदार हजरात बड़े पुरसकून तरीके से कहते हैं, चौधरी साहब तुसी आप तकलीफ की दुकान से तशरीफ लाए जनाब, वो मुड़े जा चाह लेके आओ, चाहे चौधरी साहब आए ने। अब भाई चौधरी साहब खुश हो गए बेचारे, कहते तुसी चलो जनाब असी उन्हीं का आता है, वो तो ताड़े घर पहुँच जाती नहीं, वो जो माल आएगा वो नंबर 2 होगा। तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया किसान भाई, पैसे और वक्त मत ज़ाया करें। जिस तरह डॉक्टर मुबशिर साहब ने बताया है, खाद की खरीदारी बिल्कुल उसी तरीके से करें ताकि आपको खाद का फ़ायदा भी हो। इस वक्त हमारे साथ फेडरल चैम्बर के कोऑर्डिनेटर और कपास के एक बड़े काश्तकार सुहेल तलत साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या ये किसान के लिए फिजिबल है ये प्राइस? हमारी जो इसके ऊपर कॉस्ट आ रही है इसकी काश्त के ऊपर, वो आ रही है कि अगर जो आज रेट है, प्रिवेलिंग कपास का रेट है 8500 रुपये से लेकर 9000 रुपये फ़ी मन तक, तो 20 मन अगर फ़ी एकड़ पैदावार हमारी जब आएगी तो 20 मन के ऊपर हमारा ब्रेक इवन है। 20 मन तक हमें इसमें हमारी जो ज़ाती उजरत है वो भी नहीं बचनी, उसमें ये सारा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और पानी का खर्चा और मुस्ताजरी और बीज का जो हमने खर्चा किया हुआ है, वो 20 मन तक हम ब्रेक इवन पर आ जाएंगे। 20 मन से अल्लाह करे हमारी अगर पैदावार बढ़ जाएगी, जब जिसकी भी बढ़ जाएगी, तो वो फिर उसके बाद उसे उसकी उजरत मिलनी शुरू होगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कहाँ फॉल्ट है जो कपास किसान नहीं लगा रहे? गवर्नमेंट की पॉलिसी में जी इस साल से पहले या 2 साल से पहले तो फॉल्ट ही फॉल्ट था कपास के हवाले से। 14 साल के बाद आज से 3 साल पहले इसकी इंटरवेंशन प्राइस जो है वो फिक्स की गई है। उससे पिछले जो 14 साल थे इसका वली वारिस था कोई नहीं था, तो वो हमने मतलब है अपने फेडरेशन के फोरम पर, तमाम कॉटन जिनिंग एसोसिएशन के फोरम पर, हमारी जो ग्रोअर्स की तंजीमें थी उस फोरम्स पर हम तमाम 14 साल तक हम दिन रात जो कहते थे कि इसकी स्पॉट प्राइस, इंटरवेंशन प्राइस मुकर्रर की जाए। वो आज से 3 साल पहले 5500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से इंटरवेंशन की प्राइस शुरू हुई, जो इस साल जो है वो 8500 रुपये की गई है। मैं समझता हूँ कि जब आपने इकॉनमी की रिवाइवल करनी है और आपकी इकॉनमी है ही सारी कॉटन बेस्ड, तो 8500 भी सफिशेंट नहीं है। इसकी कम से कम 10,000 रुपये इसकी इंटरवेंशन प्राइस जो है वो मुकर्रर होनी चाहिए थी, ताकि एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो ग्रोअर को मिलता, और वो जो ग्रोअर जो इससे नाराज़ होकर मक्के या दूसरी राइस और धान वगैरह की तरफ चले गए हैं, वो इस तरफ ज़्यादा खुशी से डेलिबरेटली इस तरफ वो आ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो हुकूमत दावा कर रही है, पाकिस्तान भर की बात करें तो 60 से 65 लाख एकड़ है, जबकि पंजाब में 45 से 50 लाख एकड़, तो ये फिगर सही है? एज फार्मर आप क्या समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल जी 50 लाख एकड़ बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पंजाब में 45 लाख एकड़ जो है उसके ऊपर कल्टीवेशन हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हुई। जी मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर हुकूमत वाकई में चाहती है कि कपास की इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए तो फिर कीमत जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इससे बामुश्किल किसानों का ब्रेक इवन। हमारा ज़री रकबा मुसलसल कम हो रहा है, जबकि खुराक और दीगर ज़री अजनास की मांग में इजाफा हो रहा है। ऐसी सूरत में हम ज़मीन तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट से ज़मीन की फी एकड़ पैदावार बढ़ाकर ज़मीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाज़रा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ज़री हालात हाज़रा पर बात करने के लिए इस वक्त साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब से पूछते हैं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में 15% कमी आ चुकी है। साइम साहब, आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा धचका होगा इकॉनमी के लिए? टेक्सटाइल हमारा बहुत बड़ा हमारा एक सेक्टर था, जो कि हमारी एक्सपोर्ट की 90% एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल बेस्ड थी। तो उसमें अगर 15% कमी आ रही है, इसका मतलब कि ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट में 12 से 13% कमी होगी और हमें एक बहुत बड़ा धचका फाइनेंशियल पहुँचेगा। अब इसकी कमी की वजूहत क्या हैं, उन पर अगर हम बात करें तो लिस्ट करें, सबसे बड़ी वजूहत इसके अंदर महंगी एनर्जी जो सी है, जिसकी वजह से मिल्स का अंदर जो प्रोडक्शन है वो वायबल नहीं रही। उनके लिए अब कम्पीट करना मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, इतनी महंगी बिजली लेकर वो पैदावार दे। दूसरी बात ये है कि यार्न काटन की जो पैदावार कम हुई, हम 14 मिलियन बेल्स से 4 मिलियन बेल्स पे आ गए। तो हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए जो सालाना कितनी यार्न जो धागे के लिए आपको कॉटन बेल्स इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जो कि दुनिया में उसकी रेट पाकिस्तान की काटन से महंगा है, उसकी वजह से भी एक फाइनेंशियल लॉस बर्डन आप पे आ रहा है। ना सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, बल्कि हमारी जो उनकी पैदावारी लागत है वो बढ़ती जा रही है।
सर तो आपका समझते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरह बेल आउट पैकेज देना चाहिए इस इंडस्ट्री को? देखिए इस पे ना मुख्तलिफ तजावीज़, एक तो ये है कि बेल आउट पैकेज ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको एनर्जी सस्ती देनी चाहिए। एनर्जी सस्ती देने के लिए इनको फिक्स रेट इनकी प्रोडक्शन के हिसाब से दे रहे हैं कि जो मिल जितना रेवेन्यू जनरेट करेगी या एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेके आएगी उसको उस मिल को उसी हिसाब से आप यूनिट डिस्काउंट दें। मतलब ये डायरेक्ट ना दें हर को, लेकिन जिसकी उसकी ना उसका सक्सेस स्टोरी देख के दें कि अगर किसी मिल का $400 मिलियन की एक्सपोर्ट है उसको और एक $4 मिलियन की एक्सपोर्ट वाले को आप बराबर रेट मत दें। दूसरी बात ये कि इन मिल्स के अंदर आप इनको सिर्फ टेक्सटाइल मिल्स के साथ साथ जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसका एनर्जी का सोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, इनको आप सोलर पैनल्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाज़त दें। इन इंडस्ट्री के लिए ये अपने सोलर पार्क लगाएं जिनमें 2 मेगावाट, 4 मेगावाट, 5 मेगावाट के पार्क लगाएं। दिन के टाइम प्रोडक्शन होती है, इनको कम अज़ कम आप ये दें। इस वक्त सोलर पैनल बड़े अच्छे आ चुके हैं, सोफिस्टिकेटेड आ चुके हैं। अगर इंटरनेशनल दुनिया में देखें तो 900 वाट तक का सोलर पैनल भी आ चुका है, जो कि कम एरिया में आज से अगर देखा जाए 3 साल पहले के सोलर पैनल के मुकाबले में उतने ही रकबे में 3 गुना ज़्यादा पैदावार दे रहा है। साइम साहब, जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है महंगी कॉटन। तो पाकिस्तान में कॉटन को किस तरह बढ़ाया जा सकता है? इसकी पैदावार फी एकड़ कैसे बढ़ सकती है? एरिया कैसे इंक्रीज हो सकता है? देखिए कॉटन की आपकी 2012-13 तक जो पैदावार थी आइडियल थी, उन्हीं पॉलिसीज़ को आप नाफिज अमल करें। इसमें सबसे पहले तो ये है कि अच्छी जो कॉटन की वैराइटीज़ हैं अगर हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाएँ, हम मिस्र से, इजिप्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं, गर्म इलाकों से। उसके बाद आप इसमें जो कॉटन का, कपास का जो आपका कल्टीवेशन एरिया है वहाँ पर आपने इस वक्त राइस, धान को और शुगर केन को प्रमोट कर दिया है। तो ये इंतहाई ज़्यादा जुल्म है। इंटरनेशनल मार्केट में देख लें पिछले 10 साल से चीनी की जो कीमत है पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन से कम है। साइम साहब, इस वक्त किसान को मकई फी एकड़ 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट दे रही है तमाम अखराजात निकाल के, तो किसान कॉटन का रिस्क कैसे ले सकता है जिसमें गुज़श्ता 3-4 साल से फी एकड़ पैदावार भी कम है कॉटन की और किसान नुकसान भी कर रहा है? देखिए यही वो पॉलिसीज़ होती है जिस पे गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए। आप कॉटन की पैदावार औसत देखें 20 से 25 मन आती है। 8,500 स्पोर्ट प्राइस है, इसका मतलब है कि आप उसको 2 लाख का रेवेन्यू दे रहे हैं पर एकड़, 2 से 2.25 लाख। जबकि उसके मुकाबले में मकई का रेवेन्यू जो है वो 3 लाख क्रॉस कर गया, गन्ने का रेवेन्यू 3 लाख क्रॉस कर चुका है। धान की छोटी फसल भी आपको अच्छा रेवेन्यू दे रही है। इसमें एक तो हमारी जो कॉटन की, जो कपास की जो सा आपकी पैदावार है आप लेते हैं, उसकी जो सा रेट है 8,500 स्पोर्ट प्राइस वो बहुत कम है, इसको 11,000 होना चाहिए था। साइम साहब, जो गवर्नमेंट का कैलेंडर है, जो क्रॉप कैलेंडर है, उसके मुताबिक जून में ही कपास लगती है, जबकि किसान जो है उस वक्त तक 70-80% तक लगा चुके होते हैं अपनी फसल। तो आप क्या समझते हैं, ये क्रॉप कैलेंडर भी चेंज करने की जरूरत है? सर क्रॉप कैलेंडर के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट के अफसरान को जगाना पड़ेगा जो कि ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। मसलन अगर आप इस वक्त बुर्जियाँ देखें, एक बुर्जी पे लगा हुआ था कि फॉल आर्मी वर्म के अंडों को और सुंडियों के हाथ से मसलें। मतलब ये फर्स्ट टाइम इतना जो उनका कंट्रोल का मैंने दुनिया में इससे पहले मज़े का केस कंट्रोल नहीं देखा। गवर्नमेंट अफसरान को तो ये हाल है, उन्हें पता ही नहीं है। उनसे आप 2 सवाल पूछ लें तो वो आगे से गुस्सा कर जाते हैं। यानी 40,000 पौधे हैं, अगर 1 एकड़ की बात करें तो 40,000 के एक वो जाके पत्तों पे मसलेंगे। ये वैसे ही है जी कि किसी ने कहा था कि अगर आप मच्छर से बीमारी से निजात कैसे हासिल करेंगे, उन्होंने कहा जी मच्छर को पकड़ें, मुंह खोलें, उसके मुंह में जहर टपका दें। तो ये वही रात गवर्नमेंट के अफसरान आपको पॉलिसियाँ देते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त मैंने फिर बात की थी कि फेलियर का मेन ज़राअत की जो सी कामयाबी ना होने की मेन वजह जो सी है वो आपकी महकमा ज़राअत के। सर हो सकता है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का तरीका एक बता रहे हो कि उसमें जी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये शायद मेरे ख्याल में मरीख या किसी और सियारे से लिया गया तरीका है जो पाकिस्तान की, जो दुनिया की ज़मीन जो सी है उस पर पाकिस्तान में स्पेशली अभी कारआमद नहीं है। लेकिन हम ये मजाक के तक बात नहीं, सीरियस बात ये है कि इन लोगों को महकमा ज़राअत की पूरे के पूरे महकमे के सिस्टम को जो गैर फाल हो चुका है फाल करने की शदीद ज़रूरत है। साइम साहब, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट खादें, ये फास्फोरसी खादें हैं और पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी इन हैं, दुनिया में बड़ी कामयाबी से चल रही हैं, लेकिन कंप्लेन आ रही है कुछ फार्मर्स की कि ये असर नहीं दिखा रही जितना इनको दिखाना चाहिए, जितना क्लेम किया जाता है। देखिए ये आपने जो बात की है इंतहाई आपने ज़रूरी बात कर दी है जनाब। बायो ऑर्गेनिक फास्फेट के नाम पर BOP जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये खाद के तो एक तो रजिस्टर्ड अदारे ही बहुत कम हैं, उसके बावजूद सैकड़ों लोग इसको मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ धड़ाधड़ इस खाद को बनाई जा रहे हैं। PSQC वाले ब्रांड रजिस्टर करी जा रहे हैं
और इस पर आगे मॉनिटरिंग होती नहीं है, सारा का सारा करप्शन चल रहा है। ये खाद के अंदर 20% फास्फोरस कहते हैं, किसी में 6% निकलती है, किसी में 8% निकलती, किसी में निकलते नहीं। इवन ये हालात है, लोग मट्टी भर के बेच रहे हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब से बात करूँगा और जनाब मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फौरी तौर पर जितने भी है इस वक्त सिंगल सुपर फास्फेट, BOP बायो ऑर्गेनिक फास्फेट और NPS के नाम से फर्टिलाइज़र मौजूद हैं, इनके इंटेलिजेंस बेस्ड सैंपल लें। मतलब आप सैंपल लेके और इनको अच्छी लैब से, प्राइवेट लैब से आप टेस्ट करवाएंगे तो आपके आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि आप रिजल्ट देखेंगे, आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे कि हमारे फार्मर को क्या दिया जा रहा है। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुमकिन है 5% लोग सही बना रहे हो, लेकिन वो 5% से ज़्यादा नहीं है। जी साहब, हमारे साथ इस वक्त असलम चौधरी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मौसम कैसा रहेगा इस हफ्ते पाकिस्तान भर में। जी सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, पठवार रीजन और लाहौर, इन इलाकों में बारिश का चांस है और प्री मानसून की बारिशें शुरू होंगी जुलाई में। इस तरह जो हमारा सिंध का इलाका है, इसमें तकरीबन मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान के जो साउथ बलूचिस्तान है, ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का इम्कान नहीं है, जबकि जो नॉर्थ बलूचिस्तान, इसमें किला सैफुल्ला, ज़ियारत, ज़ोब वगैरह शामिल हैं, इसमें बारिश हो सकती है। KP में जो साउथ KP है, जिसमें कोहाट, बनो वगैरह शामिल हैं, इनमें बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि पेशावर, मर्दान, चारसदा और दीर वगैरह के इलाकों में बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है, कोई मूसलाधार बारिश का चांस नहीं है। जी सर, ये भी बता दें कि मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत क्या रहने के इम्कानात हैं। जी, टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, साउथ पंजाब में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड और नवाबशाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कोटा में मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गिलगित में 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सांसद फरमाइएगा, ये तो दोबारा से बहुत शदीद वाली गर्मी आ चुकी है। बिन्यामीन साहब, ये वैसे ही गर्मी की लहर है जो कि पिछले हफ्ते थी, वैसे ही जारी रहेगी। और इसमें वही बात कि मॉइस्चर जो है ज़मीन के अंदर जो पानी की कमी है उसको पूरा करें। फसल को किसी वक्त पे भी, किसी भी फसल को इस वक्त खुशहाली का सामना नहीं करना चाहिए। फसल पे बहुत ज़्यादा इसके महलक असरात नमूदार होंगे। और दूसरी बात ये है कि मौसम की शिद्दत से बचने के लिए पोटाश लाजमी दें और अमाइनो एसिड स्प्रे करवाएं। अमाइनो एसिड जो है वो आपको किसी भी किस्म के जो बायोटिक स्ट्रेस होता है, जिसे कहते हैं, इसमें या एबायोटिक स्ट्रेस होता है, यानी कि मौसम की वजह से या हशरात की वजह से या पेस्ट की वजह से कोई भी दबाव आता है, उससे बचाने में बहुत सख्त मददगार होता है आपका। जी सर, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।